स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का चौथा लेक्चर है, मीन्स पार्ट 4 है। आज हम लोग पार्ट 4 में फिर वही आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब 17 यानी 17वां हम लोग पॉलीमर देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, और इसमें लेते हैं एलडीपी, ठीक है, लो डेंसिटी देखा जाए। यहां पर हम लोग 17 ले रहे हैं, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन एलडीपी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट में एलडीपी। अब यहां पर है ये एथीन मोनोमर है, ये एथिलीन जिसको आप कहते हैं। अब एथिलीन को अगर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस में लें तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा, तो वो एलडीपी होगा, है ना। तो अब यहां पर हम लोग देखें कि भाई एल्कीन है, तो यहां पर क्लियर हो गया कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। आप सीधे इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा, An नंबर में है तो होल N हो जाएगा। ये बन गया आपका क्या, एलडीपी। तो एलडीपी ये बन गया आपका CH2 होल N बन गया एलडीपी। अब यहां पर अगर हम लोग देखें इसका यूज क्या है, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कैरिंग वायर्स, स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स एक्सेट्रा, ये सब इसके यूज हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला लेते हैं 18th, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जिसको बोलते हैं HDP। इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये एकदम बिल्कुल यही वाला ये भी चीज है, एथिलीन है, इथाइलिन जिसको आप कहते हैं, या एथीन भी कह सकते हैं। ये मोनोमर है, ये भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, लेकिन जिंगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये HDP का फॉर्मेशन होगा तो वही। तो अब यहाँ पर भी वही है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH2 और इसका होल N कर दें हम लोग, बन गया आपका क्या, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब यहां पर इसका यूज अगर हम लोग देखें तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, डस्टबिन्स, पाइप्स, बॉटल्स, ये सारा चीज बनाने के काम आता है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग लेते हैं 19th में 19वें में बैकेलाइट्स। तो 19th हम लोग देखें बैकेलाइट। देखा जाए, ये हम लोगों का बैकेलाइट या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। इसमें हम लोग लिए हैं फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, आप लोग दिखाई दे रहा होगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पर ये दोनों मिल करके एसिडिक और बेसिक दोनों में ये रिएक्ट करते हैं और ये बना लेते हैं। लेकिन इसका कैसे बनता है जरा वो हम लोग देखें। वहीं जो पिछले हम लोग बना रहे थे, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एकदम बिल्कुल वैसा ही बनेगा यहाँ पर। तो देखा जाए कि कैसे बनेगा, ठीक है। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि फिनॉल कैसा है, ये कैसा ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि ये +R ग्रुप है। देखिए कैसे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इसको दे देगा। कहने का मतलब है कि ये इसको देगा निगेटिव चार्ज इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। हम कह सकते हैं निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप कर रहा है, आर्थो और पैरा पर। ये फिनॉल ग्रुप आने OH ग्रुप आने के ये क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग का काम कर रहा है। ये क्लियर हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके आर्थो और पैरा पर ही अटैक करेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से हम लोगों को मालूम हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर बनता है या इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप आता है
तो इसके आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। तो देखें हम लोग यहां पर होगा क्या कि पहले जो ये फॉर्मल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड कहां अटैक करेगा वो हम लोग देखें। तो देखिए जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये इसको देगा, तो ये इसको देगा, तो ये इसको देगा, अनेक इस पर ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा इस कार्बोकेटायन को दे देगा। क्लियर। अब ये इसको दिया तो फिर भाई देखिए बनेगा क्या, कहने का मतलब ये है कि ये तो फिर अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, तो फिर ये तो ऐसे फिनॉल और फिर इस ग्रुप पर आके क्या जुड़ेगा, ये दोनों या चाहे CH2O माइनस हो जाएगा, CH2O माइनस हो गया। क्लियर। और फिर क्या होगा यहां पर अगर हम लोग देखें, अच्छा ये यहां पर अगर ये टूट रहा है, सॉरी यहां पर ये टूट रहा है तो यहां पर प्लस भी तो आएगा। देखिए कैसे, ये अगर टूटेगा तो इस पर प्लस इस पर माइनस। अब ये ऐसे ही क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये ग्रुप क्या कर रहा है आर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, इसलिए ऐसा टूट रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां का जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फिर देखिए बनेगा क्या भाई, अब ये हो गया OH और यहां पर हो गया CH2OH। ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को देगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे जो आप हाइब्रिड के रूप में बेंजीन को दिखा सकते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए ये हम लोगों का बन गया। तो ऐसा ग्रुप कहां कहां पर बन सकता है, अभी हमने कहा कि ये आर्थो और पैरा पर, तो आर्थो और पैरा पर सभी पर अटैक करके ये मिक्स्ड कंपाउंड देगा। आया बात सबको क्लियर कि ऐसे ऐसे बनाएगा आर्थो और पैरा पर ये मिक्स्ड कंपाउंड देंगे। अब देखिए आगे जब ये बन गया तो आगे हम लोग अगर देखें, अब थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखिए मान लीजिए कि हमने इसमें से ये वाला ले लिया और उसमें एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग देखें तो ये आपस में जुड़ करके नेवलैक बना लेगा। क्लियर। कैसे भाई, हमने आप लोगों को बताया था कि OH और H मिलेंगे तो क्या होगा, यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कटता रहेगा। या हम यूं कहें कि अगर ये दोनों साइड अगर ये अटैक कर दे, ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग ऐसे ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये है, मान लीजिए OH, यहां से H निकालना है आपको, ये है CH2, यहां से आपने निकाल दिया, और ये है आपका H, यहां से H निकला तो ये बन गया, और यहां से OH निकला तो ये बन गया। और फिर जब दूसरा आएगा तो इसका OH निकला होगा तो ये अब जुड़ जाएगा यहां पर CH2, और फिर यहां पर क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप OH, और यहां पर देखिए फिर ये खाली होगा, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा और बना लेगा क्या, नेवलैक बना लेगा। आया बात क्लियर हुआ कि नहीं। कहने का मतलब है कि हम लोगों को यहां से और ये यहां से तोड़ना है, तो ऐसे ही नेवलैक बनता चला जाएगा, एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा। अब नेवलैक बन गया तो नेवलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम हीट कर दें तो ये आपका बेकेलाइट बन जाएगा। और सब जुड़ने का तरीका वही है, HOH निकालते चले जाइए और ये कैसा बन जाएगा, क्रॉस लिंकिंग चैन की तरह से ये बेकेलाइट बन जाएगा आपका। आया बात समझ में कि कैसे बेकेलाइट बन रहा है। तो इस तरह से बनेगा। एक बार हम लोग फिर से इस चीज को जल्दी से समझ लेते हैं। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अब ये बॉन्ड अगर ये ऐसे अगर बॉन्ड टूटेगा तो निगेटिव और पॉजिटिव होगा, निगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इससे बॉन्ड बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, तो ये हो गया CH2O माइनस, और यहाँ का हाइड्रोजन अब अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दे देगा, तो अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका। क्लियर।
अब ये जब बन जाएगा तो अब देखिए इससे आप नॉलेज बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये चीज इधर से OH यहां से H, ऐसा ही हम फिर एक और ले लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि एक बार इसको और हम लोग समझ लेते हैं, यहां पर यहां समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपने काट करके ये ले लिया CH2 और यहाँ तो OH है ही आपका, और यहाँ पर ये है। फिर ऐसा ही एक और हम काट के अगर लें तो बताइए क्या बनेगा भाई। यहां से ये तो बनेगा ही, ये रिंग हो गया, और यहां से फिर CH2 होगा और यहाँ OH होगा, है ना। फिर आगे ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा तो नायोलैक बन जाएगा। आया बात समझ में। अब नायोलैक को इसके साथ अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट कर दें तो ये बैकेलाइट बन जाएगा। मतलब सब ये नीचे से और ये सब कट करके आपस में ये जुड़ जाएंगे। क्लियर। तो अब ये रहा आपका क्या, बैकेलाइट या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका हम लोग यूज देखते हैं। देखा जाए यूजेस, बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, कंघी वगैरह बनाने के काम आता है ये। फिर फोनोग्राफ्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है, एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जो बर्तनों के हैंडल वगैरह होते हैं जो ब्लैक कलर का आप देखते हैं, तो वो जो हैंडल होता है वो बैकेलाइट का ही बना होता है। क्लियर। तो ये रहा उसका यूज, किसका, बैकेलाइट्स का या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड्स का। अब आगे हम लोग लेते हैं अब 20वां हम लोग अब आगे देखें। ग्लिप्टल। तो देखा जाए ग्लिप्टल या एल्काइड्स, यहां पर हम लोग ले लिए हैं इथाइल ग्लाइकॉल। ये तो क्लियर ही है सबको, ठीक है। ये इथाइल ग्लाइकॉल है, ये थाइलिक एसिड है, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं इनका पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब इसको अगर हम हीट कर दें, पॉलीमराइजेशन कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा ग्लिप्टॉल। लेकिन कैसे बनेगा ये जरा हम लोग देखें। देखिए यहां पर है OH और यहां है मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक का हमने बताया था कि OH और एल्कोहल का H निकलेगा, ये दोनों मिल जाएंगे, और बाहरी सिरा यहाँ का OH और यहाँ का H निकल जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, बन गया ग्लिप्टॉल। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर है आपका क्या, O-, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए O-, CH2, अब ये हो गया CH2। अब देखिए ये यहाँ पर है ऑक्सीजन, O हो गया, तो थोड़ा सा और इधर ही से लिखते हैं हम लोग, CH2O, C डबल बॉन्ड O। देखिए ये हो गया O, CH2O, और यहाँ बचा क्या, CO, फिर ये बेंजीन रिंग, फिर आगे हम लोग देखें तो CO और फिर ये खाली स्थान। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि N नंबर में लिया गया है, A भी N है और A भी N है, तो अब N नंबर में जब लिया जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, होल N। तो ये बन गया पॉलीमर, ग्लिप्टॉल हो गया, ठीक है। इसी को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल थैलेट भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इसका यूज देखें तो पेंट्स और लिक्विड्स वगैरह बनाने के काम आता है। तो ये रहा हम लोगों का ग्लिप्टॉल। अब आगे हम लोग देखते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग 21st अगर हम लोग देखें नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में यहाँ पर आइसोप्रीन हमने लिया है,
और उसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नेचुरल रबर। तो यहाँ पर तो बहुत क्लियर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे, ये इसको देगा ये इसको देगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग समझ गए कि करना क्या है। देखिए करना यही है कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करना और एक एक साइड यहां खाली कर देना है। तो जरा हम लोग देखें, यहां पर हो जाएगा CH2 और यहां पर ये हो जाएगा C, यहां ऊपर CH3 है तो CH3 रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हट करके यहां सिंगल और यहां सिंगल हो जाएगा। तो यहां हो गया डबल बॉन्ड CH, फिर होगा CH2, ये हो गया होल N। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा भाई। इसको हम लोगों को क्या करना है, CH2 C CH3 डबल बॉन्ड यहां लगा देना है, फिर CH और इसको CH2 सिंगल बॉन्ड। ये चीज हमने आप लोगों को पहले बता रखा है। अब इसी का होल N कर देंगे, नेचुरल रबर बन जाएगा। आया बात समझ में। तो अब यहां पर देखें सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर समझ में आ गया होगा कि आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो नेचुरल रबर बनेगा। सिंथेटिक रबर में अगर देखें तो ब्यूटा 1,3 डाइईन है। तो यहां पर एक चीज पर ध्यान देना है कि जिंगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो ये ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है, ये सिस पॉली ब्यूटा 1,3 डाइईन बनाता है, जिसको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। ये क्या है, नेचुरल। ये अब हम लोग देख रहे हैं सिंथेटिक रबर। तो इस सिस फॉर्म को ही, तो इसका देखिए यहाँ दो डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड बीच में करना और यहाँ एक एक बॉन्ड खाली कर देना है। लेकिन वो किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, इसके प्रेजेंस में वो सिस फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बना लेते हैं कि यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH, तो CH डबल बॉन्ड CH, ये आप लोग बना लिए अच्छे से, क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये बना लिया, इस फॉर्म में करना है तो H को हम लोग नीचे कर दें, ठीक है, H को नीचे कर लिया। और बाकी जो CH2 है और यहां पर भी CH2 होगा, देखिए यहां पर एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड यहां खाली और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर। अब यहां पर होल N कर देते हैं, तो इसका होल N, क्योंकि N नंबर में हम लोग लेंगे, पॉलीमराइज करेगा तो ये बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक रबर। अब आगे हम लोग दो और देख लेते हैं और उसके बाद दो और बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल जो पॉलीमर होते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं फिर। तो आगे देखते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, तो देखा जाए पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, यहां पर हम लोग लिए हैं लैक्टिक एसिड और उसका हम लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर ही है कि फंक्शनल ग्रुप है तो कंडेंसेशन ही होगा। तो देखा जाए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगर हम लोग कराएंगे तो यहां पर क्या होगा भाई, कार्बोक्सिलिक का OH, एल्कोहल का H, और N नंबर में है तो बताइए क्या हो गया, ये हो गया O, फिर आप लेंगे क्या CH, नीचे CH3, भाई OCH CH3, फिर CO और फिर क्या कर देंगे होल N, बन गया। ये OH और H तो निकाल देना, H2O बाहर, ये बन गया PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। अब आगे देखते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA। अब देखिए ये ग्लाइकोलिक एसिड है और यहां भी वही चीज है, बस अंतर यहां ये था CH3 का। तो अब यहां पर अगर देखें तो यहां से ये काट दीजिए, यहां से ये काट दीजिए और होल N कर दीजिए, तो ये हो गया OCH2, फिर C डबल बॉन्ड O और इसका होल N, बन गया आपका PGA। क्लियर हुआ कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग लेते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर? आगे
तो देखा जाए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स दो ये और हम लोग देख लेते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है क्या चीज? पॉलीमर्स दैट कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स बाय एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? पॉलीमर्स द रिक्वायर्ड एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, अगर वो एंजाइम्स इसके बॉन्ड को कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है, या ब्रेक कर देते हैं इस पॉलीमर को स्मॉल पीस में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, तो उस पॉलीमर को बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। मतलब एंजाइम के द्वारा इसको स्मॉल पीस में तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, नष्ट हो जाए, तब हम उसको कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल। अगर ऐसा ना हो सके तो उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में जो स्मॉल पीस में एंजाइम्स के द्वारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एंजाइम्स के द्वारा स्मॉल पीस में टूट सकते हैं जो पॉलीमर, उसके एग्जांपल्स हैं पॉलीलैक्टिक एसिड, एलिफैटिक पॉलीएस्टर पॉलीमर्स, PHBB, नायलॉन 6 एक्सेट्रा। क्लियर? अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब पॉलीमर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, इसी का जस्ट उल्टा, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, क्लियर, बाय एंजाइम कैटालाइज्ड आर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर्स आर इनर टू एंजाइम कैटालाइज्ड। मतलब यहां पर देखें कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम निकल रहे हैं, अगर उसके द्वारा पॉलीमर स्मॉल पीस में नहीं टूट रहे हैं, नष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब हम उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर? यही चीज लिखा गया, मतलब एंजाइम के प्रति वो क्या हो, इनर्ट हो अगर वो पॉलीमर, तब हम उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है? अब हम लोग जितना था ये पॉलीमर, अब हम लोग ये पॉलीमर तो देख लिए हैं। अब आगे हम लोग कुछ आगे देखते हैं अलग। हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले था, तो भी हम उसको बता देते हैं। ठीक है? तो देखा जाए आगे। तो स्टूडेंट खूब हम लोग जो है कि पॉलीमर देखे, मोनोमर से पॉलीमर खूब हम लोग बनाए, और इस वीडियो को खूब अच्छे से आप देखिए, और जब देख लेंगे तो लगेगा कि नहीं अब हमारे पास इतना डेप्थ आ चुका है कि कोई क्वेश्चन हम लोगों से छूट नहीं सकता है। लेकिन इसमें कुछ और चीज हम लोग देख लेते हैं। देखने में किया जाता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर हम लोग देखते हैं, जो दो तरह का होगा, एक तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों देखते हैं कि क्या है। ठीक है? तो देखते हैं क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो देखें हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ये दो तरह का होगा, एक तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। वो MW बार से और इसको हम MN बार से दिखाते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग लेते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है क्या चीज? व्हेन द टोटल मास ऑफ द all molecules of a sample is divided by the total number of molecules is called क्या? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई सैंपल अगर हम लोग ले लिए, उसमें ढेर सारे पॉलीमर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे,
तो मास सभी का निकालना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ए बी सी ये कई तरह के डिफरेंट तरह के हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन ए का एन नंबर है, N1 नंबर है, बी का N2 नंबर है, इसका N3 नंबर है। मतलब N1 का मतलब जैसे मान ले कि ए 10 है, ये 12 मॉलिक्यूल है, इसका 13 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जैसे इसका 10 है, इसका 12 है, इसका 15 मॉलिक्यूल है, ठीक। तो N1 की वैल्यू 10, N2 की वैल्यू 12 और N3 की वैल्यू 15 है। तो टोटल मास निकालने के लिए क्या करना होगा, एक का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। जब उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरे एक टर्म का क्या होगा, ये अगर इसके मास में इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 वाले का पूरा आ जाएगा क्या मास होगा, ऐसे ही N2 वाले का, ऐसे ही N3 वाले टर्म का, सबका यानी ए बी सी सबका निकाल लेंगे, जितने भी रहेंगे उन सबका, प्लस जितने नंबर हैं उनको ऐड कर लेंगे, N1 N2 N3 N4 N5 जितने भी हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो Mn बार आ जाएगा, मीन्स नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। या उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं सिग्मा Ni M1 अपॉन सिग्मा Ni, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके मास में अगर उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो वो आपका आता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यहां पर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m है मॉलिक्यूलर मास, n1 है मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूलर मास m1h, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो देखा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर में सेकेंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं MW बार से। और ये होता क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्रुप्स of the molecules having particular molecular masses multiplied by their respective molecular masses। देखिए करना हम लोगों को पिछले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, M1 M1 कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पर उसी के मॉलिक्यूलर मास में ऊपर और नीचे आपस में मल्टीप्लाई बस कर दीजिए, और मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देखिए वहां N1 M1 था तो M1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी किया तो नीचे उसके नंबर में भी मल्टीप्लाई, N2 है तो उसके M2 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी M2 से मल्टीप्लाई, सब में ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो वही फार्मूला हम लोगों को आ जाएगा क्या, वेट एवरेज का। या इसको हम सिग्मा Ni Mi स्क्वायर अपॉन सिग्मा Ni M1 NIMI से रिपोर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय लाइट स्कैटरिंग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और सेडिमेंटेशन। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और m है मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये हम लोगों का रहा मॉलिक्यूलर मास वेट एवरेज में, ठीक है। वेट सेकेंड हो गया वेट एवरेज। अब हम लोग एक अलग से टर्म एक और देखते हैं, पॉलीडिस्पर्सिविटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं PDI। तो जरा उसको भी हम लोग देख लें, डिस्पर्सिटी इंडेक्स। देखा जाए पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स या जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं PDI। PDI का मतलब है कि अभी जो दो आपने ये निकाला था ये जो एवरेज और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास MW बार और MNW बार निकाला था, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो वही आपका PDI होता है, जो भी हम लोग देखे हैं दो। क्लियर। तो यहां पर ये हो गया कि द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का अगर हम रेशियो ले लें
तो वही रेशियो आपका होगा PDI या पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्लियर? और ये यूज किया जाता है कि इसमें होमोजेनिटी ऑफ ए पॉलीमर्स। अब मोनो डिस्पर्स पॉलीमर क्या है? पॉलीमर्स हुज मॉलिक्यूल्स हैव सेम या नैरो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस आर कॉल्ड मोनो डिस्पर्स पॉलीमर। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स थे। अब इसी पर एक दो क्वेश्चन हम करते हैं और फिर ये हम लोगों का चैप्टर जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग देखें, ये क्वेश्चन है आपका कि इन ए पॉलीमर सैंपल 30% मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर मास 20,000, 40% है मॉलिक्यूलर मास 30,000 एंड द रेस्ट 30% हैव 60,000। कैलकुलेट देयर नंबर एवरेज एंड मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, तो पहले फार्मूला लिखते हैं और फिर उस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला लिखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला यही होगा, तो ये हम लोगों का फार्मूला हो गया N1 M1 N2 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, और ऐसे ये जितने भी टर्म रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। ये तो फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग जरा वैल्यू रखें तभी तो हम लोगों का आएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि है क्या, 30% मॉलिक्यूलर मास 20,000 है ना, 30% का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 20,000 प्लस 40% इंटू 30,000 प्लस 30% इंटू 60,000 अपॉन नंबर कितना भाई, अगर हम लोग यहाँ देखें तो 30%, 40%, 30% है, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 30 प्लस 40 प्लस 30। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये हम लोगों का आ जाएगा, कैलकुलेट करने पर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग निकालते हैं क्या, MW बार। तो MW बार क्या होगा, जरा इसको हम लोग देखें। तो ये आंसर हो गया एक MN बार का। तो अब हम लोग MW बार निकालते हैं। तो MW बार इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान से हम लोग फार्मूला याद करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर अपान N1 M N2 M2 N3 M3। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन था जिसमें दो चीजें हमने पूछ लिया। तो ये रहा निकालने का तरीका, है बहुत आसान। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस फार्मूला लिखा गया, वैल्यू रखा गया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉलीमर में हम लोग अभी 4 लेक्चर कंप्लीट किए, और चारों लेक्चर अगर जो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन
न आपके होम एग्जाम के छूटेंगे, न बोर्ड के छूटेंगे, और न ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन छूट सकते हैं आपसे। मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं अगर ये पूरा चारों वीडियो इस पॉलीमर का आपने देखा है तो। कहने का मतलब है कि इस 4 वीडियो में हमने पूरा आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर इतना आपके पास अगर याद हो जाता है, ठीक है, तो हमको पूरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।